Hello students, today we are going to talk about बोहर मॉडल। हमने जैसे डिस्कस किया था हमारी लास्ट वीडियो में अबाउट प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और मैंने आपको ये बताया था कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल रही। फिर हमने स्पेक्ट्रम के बारे में बात की और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में भी बात की। तो सारी लिमिटेशंस जो रदरफोर्ड मॉडल की थी उनको समझते हुए नील बोहर ने 1913 में प्लैंक क्वांटम थ्योरी को बेसिस बना करके और एक मॉडल प्रपोज किया एटम का, एंड द मॉडल आफ्टर हिज नेम कॉल्ड एज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो आज हम इस बोहर मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। 1913 में दिया था ये किसने? नील बोहर ने दिया था ये, और इसी मॉडल के बारे में आज हमने डिस्कस करना है। तो इसके जो पोस्टुलेट्स हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट जो पोस्टुलेट है इसका, दैट इज के जो आपके एटम्स हैं, एटम्स कंसिस्ट ऑफ अ हेवी पॉजिटिवली चार्ज्ड मास एट इट्स सेंटर विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियस विच इज अ हेवी mass and positively charged is present at the center of all atoms। हर तरह के एटम्स में सेंटर के ऊपर प्रेजेंट होता है क्या? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around it in circular orbits, ठीक है। तो ये हम कुछ इस तरीके से मान सकते हैं कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर इसके अराउंड ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। क्लियर? सो दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकेंड वन, अभी थ्योरेटिकली या ड्राइंग करने की अगर हम बात कर रहे हैं, या अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो बहुत सारे हम सर्कल्स बना सकते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बोहर ने एक बात कही जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मॉडल की, दैट आउट ऑफ वेरियस थ्योरेटिकली पॉसिबल orbits, circular orbits, only those are allowed in which energy is fixed, ठीक है। जितने भी थ्योरेटिकली पॉसिबल ऑर्बिट्स हों, सर्कुलर ऑर्बिट्स हों, उनमें से सिर्फ वो ही पॉसिबल हैं, वो ही फिजिबल हैं, वो ही अलाउड हैं जिनकी एनर्जी क्या है? फिक्स है, ठीक है। इनमें एनर्जी फिक्स होने का मतलब यह है कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा तो वो अपने आप एनर्जी लूज नहीं करेगा, ठीक है। इट विल कीप रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट लूजिंग एनर्जी। It means that electron will keep revolving around nucleus without any loss of energy। तो अगर ऐसा नहीं होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो जो रदरफोर्ड मॉडल की प्रॉब्लम थी कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जो वो न्यूक्लियस में गिर रहा था और आपका एटम अनस्टेबल हो रहा था, वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगी। और इसी वजह से ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स, जो अलाउड सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिनकी एनर्जी फिक्स है, दे आर कॉल्ड एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ठीक है। याद रखना एक चीज, यहाँ स्टेशनरी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक जगह पर रुक गया है या रेस्ट पे आ गया है। स्टेशनरी का मतलब ये नहीं है यहाँ पे। इसका स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने इस ऑर्बिट में रहेगा तब तक अपने आप एनर्जी को लूज नहीं करेगा। इट विल नॉट लूज एनर्जी ऑफ इट्स ओन। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, आगे बात करते हैं। जो इसी पोस्टुलेट की बात है, इसी पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली जो एनर्जी है किसी भी ऑर्बिट की,
ठीक है, दैट कैन बी गिवन बाय एन एक्सप्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर ME की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, और एक यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ z स्क्वायर को ऑल्सो। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो बच्चों मैं वैसे सभी के मीनिंग्स आपको बता ही देती हूँ, यहाँ पर सभी टर्म्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तभी मैं z को भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी। ठीक है, हाँ जी। तो ये जो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी ऑर्बिट की, ठीक है, 1 2 3 4 आप कोई भी नंबर यहाँ पुट अप कर सकते हो। ये तो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं ही। m क्या है, व्हाट इज m? m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड व्हाट इज e? इट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यूज आपको ऑलरेडी पता है। इट इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg एंड दिस इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19 कूलम्ब, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इज z? z इज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट यहाँ पे मतलब अगर आपने हाइड्रोजन लिया हुआ है तो हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा 1, ओके, और अगर आपने हीलियम लिया हुआ है तो हीलियम के लिए क्या आ जाएगा, हीलियम के लिए आ जाएगा यहाँ पे 2, ओके। तो जो भी एटॉमिक नंबर है वो z ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं बच्चों जब हमें हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स की बात करनी है। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, हाइड्रोजन जैसा मतलब जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ओके, तो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल उसको बोलेंगे। जैसे अगर हम He पॉजिटिव लिखते हैं तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। या फिर Li2 पॉजिटिव लिखते हैं तो इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऑल्दो इनका जो सबका Z की वैल्यू है वो अलग अलग है। हाइड्रोजन के लिए इट इज 1, He के लिए इट इज 2 और लिथियम के लिए इट इज 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका Z। नाउ व्हाट इज N? N इज आर्बिट्रेरी नंबर, जो भी सर्कुलर ऑर्बिट है। अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालना चाह रहे हो तो N 1 हो जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालना चाह रहे हो तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो इन दिस वे इट इज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इज H? H भी आप जानते हैं, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो बोहर मॉडल है वो किसके ऊपर बना हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन प्लैंक्स थ्योरी, तो प्लैंक कांस्टेंट तो आना ही था, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो आपके एनर्जी की तो हमने बात कर ही ली है। इस एनर्जी की वैल्यू को अगर हम ये सारी वैल्यूज पुट अप कर देते हैं, पाई की वैल्यू रख दें, m की, e की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा z की, हाइड्रोजन के लिए रखोगे, अगर हाइड्रोजन लाइक के लिए रख रहे हो तो z की वैल्यू पुट अप करने की जरूरत नहीं है, h की वैल्यू रख दें। तो अगर इन सारी वैल्यूज को रखते हैं तो हमारे पास e के अलग अलग वैल्यूज आते हैं। जैसे आता है -1312 अपॉन n स्क्वायर, मैंने h स्क्वायर की वैल्यू पुट अप कर दी है बच्चों, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन लाइक के लिए लिख रहे हो तो z स्क्वायर लिख लेना, नहीं लिख रहे हो तो इतना ही लिखोगे फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। En इज इक्वल टू -1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल, या फिर यही एनर्जी बराबर है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, फाइन। अब एक जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चों, दैट इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और वोल्ट 1 वोल्ट से 1 पोटेंशियल डिफरेंसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा किसके अंदर, जूल के अंदर आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो अगर हम ये वैल्यू पुटअप करते हैं तो एक यूनिट हमारे पास और भी आ जाएगा, एक वैल्यू और भी आ जाएगी, -21.8 इंटू 10 रेज टू पावर -19 अपॉन n स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बजाय हो जाएगा यूनिट जूल, और ये रह जाएगा आपका पर एटम। तो ये जो है डिफरेंट वैल्यूज हैं एनर्जी की, बाय पुटिंग अप ऑल दीज वैल्यूज, ऑल दीज कांस्टेंट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, ठीक है। समझ में आ गया सबको, ग्रेट। अब बात करते हैं ये जो अलग अलग जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं इनको नाम कैसे इनके रखे जाते हैं। जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स स्टार्ट्स फ्रॉम n वैल्यू 1 और 2 और 3 और 4 एंड गोज लाइक दिस। तो इनको नाम दिया गया है, इनको ऑर्बिट्स या इनको शेल्स भी कहा जाता है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज नोन एज K शेल, सेकेंड इज L, देन M, देन N एंड इट विल गो ऑन लाइक दिस, ठीक है। तो K शेल कौन सा है, जिसमें N की वैल्यू 1 है, L शेल जिसमें N की वैल्यू 2 है, M शेल जिसमें N की वैल्यू है 3, ये वाली N, ये वाला N, ठीक है ना। समझ में आ गया सबको,
चलिए आगे बात करते हैं कि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं इनके रेडियस कैसे होंगे, हाउ देयर रेडियस वुड बी देयर। सो उसके लिए भी एक जनरल एक्सप्रेशन दिया गया है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, आप चाहें तो शेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज गिवन बाय आर एन इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस ए नॉट? ए नॉट इज नोन एज Bohr's radius, okay, and its value is 0.529 एंगस्ट्रॉम, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 52.9 पिकोमीटर, ओके। अब यहाँ से अगर हमें ये किसके लिए, ये हाइड्रोजन के लिए बच्चों। अगर आप हाइड्रोजन के लिए नहीं लिखना चाहते, हाइड्रोजन लाइक के लिए लिखना चाहते हो, फॉर हाइड्रोजन लाइक द वैल्यू विल बी ए नॉट, यानी ये बहुत रेडियस है ही, एन स्क्वायर अपॉन जेड। नाउ जेड इज योर एटॉमिक नंबर, ठीक है। रेडियस के बाद जब कोई भी आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग ऑर्बिट में जब होगा, तो क्योंकि उसकी एनर्जी अलग है, तो एनर्जी अलग है तो हम उसे 1/2 mv² यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट रख के वहाँ से उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो देयर इज एन एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑल्सो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स या डिफरेंट ऑर्बिट्स। वो कैसे दिया जाएगा? रिप्रेजेंटेड बाय वी एन, और ये वैल्यू है वी नॉट इंटू जेड फॉर हाइड्रोजन, सॉरी अपॉन एन फॉर हाइड्रोजन, एंड इफ इट इज फॉर हाइड्रोजन लाइक इट विल बी मल्टीप्लाई बाय जेड, ठीक है। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो हमें याद रखने हैं, वी हैव टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज। अब यहाँ से मैं वी नॉट की भी आपको वैल्यू बताती हूँ, जिसमें इन्हें ए नॉट की वैल्यू आपको बताई है। वी नॉट की वैल्यू है 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर है? सो एवरीवन, दिस इज द बेसिकली द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। वी नॉट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन लाइक के लिए निकालना है, किसी और ऑर्बिट में निकालना है, तो वो हम इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में पुटअप करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। आ गया समझ में? अच्छा, अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूसली ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, और जो ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं उनकी सभी ऑर्बिट्स की एनर्जी जो है वो फिक्स है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई ना कोई उसकी भी एनर्जी फिक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो पर्टिकुलर ऑर्बिट की में जब वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी वही तो एनर्जी होगी जो उस ऑर्बिट की एनर्जी होगी, ठीक है। सो इन दिस वे व्हाट वी कैन से दैट कि क्योंकि कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू ये ऑब्टेन नहीं कर सकता, यानी इलेक्ट्रॉन की कुछ भी एनर्जी नहीं हो सकती है, बल्कि जो हमने एक्सप्रेशंस की बात की है, जो वैल्यूज हमने डिस्कस किए हैं, जैसे ये वाली जो वैल्यूज हमने डिस्कस की हैं, इन्हीं वैल्यूज में से ही तो कोई ना कोई वैल्यू होगी, ठीक है। n की वैल्यू 1 के बाद 2 ही होगी ना, 1/2 1/3 वो तो है नहीं, राइट एवरीवन। सो इन दिस वे व्हाट वी कैन से दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब हो गया? जो हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में बात की थी कि पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी आती है, कंटिन्यूअस नहीं आती, डिस्क्रीट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एनर्जी फिक्स है, तो अगर एनर्जी फिक्स है तो ऐसा ही कहा जाता है, यही कहा गया है साथ में, एंगुलर मोमेंटम of electron in an atom is also quantized, ठीक है। यानी इसकी भी फिक्स वैल्यू है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम विच इज रिटन बाय mvr, m is the mass of electron, v is the velocity, translational velocity, और r is the radius of the circular path। mvr is equal to nh upon 2 pi, हर बार यही वैल्यू आएगी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर है? इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। h इज अ कांस्टेंट, 2 पाई इज अ कांस्टेंट, ठीक है। और n जो है वो भी नंबर्स ही हैं, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इन दिस वे ये जो एनर्जी है ये भी क्या है? फिक्स है,
आप सबको समझ में आ गया? तो ये कुछ पॉइंट्स है, आगे डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट्स जो हमारे रह गए हैं। बहुत मॉडल के पोस्टुलेट्स हैं जो, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वो ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन अपनी जब लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होगा, यानी कि जब वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं कर रहा है अपने आप, ठीक है, लेकिन वहां से वो क्या कर सकता है, इट कैन नॉट, दैट पर्टिकुलर स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। व्हेन electron in atom in lowest energy state, it cannot lose energy ऑन इट्स ओन, अपने आप वो एनर्जी को लूज नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्टेट को क्या कहा जाएगा, इट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन उस कुछ एनर्जी को गेन करके ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में चला जाएगा, दैट अपर स्टेट इज हायर एनर्जी स्टेट इज नोन एज excited state. Electron can gain energy and jump to higher energy level. The higher energy level is called as एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन को अगर आपका लोअर एनर्जी यानी नॉर्मल स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से और एक्साइटेड स्टेट की तरफ वो जाएगा, तो इट हैज टू एब्जॉर्ब एनर्जी। और उसी तरीके से अगर वो किसी तरीके से हायर स्टेट में पहुंच गया है, तो वहां से जब वो वापस से ग्राउंड स्टेट पे आएगा, इट हैज टू लूज एनर्जी, ठीक है। बात समझ में आ गई है? So this was about your बोहर मॉडल everyone। तो बोहर मॉडल के ये जो पोस्टुलेट्स थे, इन पोस्टुलेट्स के अलावा जो है बोहर मॉडल ने काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की। जो इसका मेन कॉन्सेप्ट था, जो की कॉन्सेप्ट था बोहर मॉडल का, वो था क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट। क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट मतलब आप देख सकते हैं जितने भी एक्सप्रेशन है बच्चों, चाहे वो एनर्जी का एक्सप्रेशन हो, ठीक है, ये जो वैल्यूज लिखी है हमने, ये वैल्यूज हो चाहे एनर्जी की, या फिर इसी तरीके से रेडियस हो, वेलोसिटी हो, या फिर आपका एंगुलर मोमेंटम हो, इन सभी की जो वैल्यूज हैं वो कुछ भी आर्बिट्रेरी वैल्यूज नहीं है, बल्कि जो n की वैल्यू, क्योंकि एक फिक्स नंबर है, 1 2 3 4 फिक्स नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, तो अकॉर्डिंगली यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी वो भी फिक्स वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी और जो आपका रेडियस या वेलोसिटी या आपकी जो एंगुलर मोमेंटम है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, क्वांटाइज्ड हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, और कोई भी कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, बोहर मॉडल का जो एक बहुत अच्छा यूजफुलनेस था, वो यूजफुलनेस किस चीज में था? एक, पहली बात, इट कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्योंकि जो रदरफोर्ड मॉडल के द्वारा प्रॉब्लम पुट फॉरवर्ड की गई थी, वहां पर जो ड्रॉबैक था कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करता जाएगा और अल्टीमेटली जाके बीच में गिर जाएगा, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इनकी एनर्जी ऑलरेडी फिक्स कर दी गई है, ठीक है। तो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया इसने स्टेबिलिटी को। दूसरी बात, जो लाइन स्पेक्ट्रम वाली प्रॉब्लम आ रही थी हाइड्रोजन के लिए, कि हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, वो रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन बोहर मॉडल ने उस चीज को भी एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया? जैसे जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी लेवल पर है, सपोज वो आपका फर्स्ट लेवल पे है, ठीक है, और वहां से उसने एनर्जी को गेन किया, एनर्जी को गेन करके वो जंप कर गया थर्ड लेवल पे सपोज, ठीक है, तो फिर थर्ड लेवल से जब वापस से नीचे आएगा, फर्स्ट लेवल पे आएगा, ग्राउंड लेवल पे आएगा, तो एनर्जी को लूज करेगा। कितनी एनर्जी का डिफरेंस आएगा? E3 माइनस E1। जो E3 यानी E3, कौन सी E3? ये वाला, अब यहां से पुट करेंगे, ये एनर्जी जो है
3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर इसी तरीके से -1312 आएगा। जब ये सारी वैल्यूज पुटअप करके ये जो एनर्जी यहाँ से निकाली गई, डेल्टा ई निकाला गया, दैट वाज फाउंड टू बी सिमिलर विच वॉज बीन कैलकुलेटेड थ्रू द कैलकुलेशंस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ई इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर जिसको रिडबर्ग फॉर्मूले से निकाला गया, आर इज इक्वल टू न्यू बार इज इक्वल टू आर इंटू, तो ये वैल्यूज जो जहां से निकाली थी वहां से वो भी निकाला जा सकता है ना। न्यू बार अगर आपने निकाल लिया है कि क्या था, आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जब ये निकल जाएगा 1/λ निकल जाएगा, तो हम इसको ई निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ई निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, एच सी अपॉन लेमडा ही तो चाहिए। तो एच और सी हमारे पास है, 1/λ की वैल्यू यहाँ से आ गई, ये वैल्यू पुटअप करके जब निकाला डेल्टा ई, और जो यहाँ से बोहर से निकाला डेल्टा ई, दोनों की वैल्यू सेम आई। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन बोहर ने दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से इट कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑल्सो। ओके, अच्छा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइनें बनती है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, तो ये भी वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाए कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब हम हाइड्रोजन गैस का सैंपल लेते हैं तो किसी एक सैंपल को अगर आपने मिनिमम से मिनिमम सैंपल भी लिया है, उसके अंदर भी हजारों लाखों एटम्स होंगे, और वो हजारों लाखों एटम जब एनर्जी को गेन करते हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन तो जंप करके 7वें लेवल पे पहुंच जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन 3rd लेवल पे चला जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन 4th लेवल पे चला जाता है, और जब वापस नीचे आएगा तो फिर उतनी ही एनर्जी लूज करेगा, अकॉर्डिंगली एनर्जी लूज करेगा, और हर बार जो है एक नया पैटर्न और एक नई तरह की लाइन हमें नजर आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। अब इसके अलावा इस पर्टिकुलर मॉडल की लिमिटेशंस भी थी। तो क्या क्या लिमिटेशंस थी? पहली बात, जब हाइड्रोजन के लिए तो इसने सारी बातें बहुत अच्छे से बताई, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, यानी जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, उसको बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके अलावा जब किसी लाइन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हुए अगर सोर्स को किसी खास तरह की मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए या उसके आसपास कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दिया जाए तो हर एक लाइन और भी छोटी छोटी लाइनों में टूट जाती है। तो ये क्यों हुआ, ये भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ऑल्सो 3 डायमेंशनल मॉडल नहीं है, ये एक फ्लैट मॉडल था, एक 2 डायमेंशनल मॉडल आप इसको कह सकते हो। तो ये जो है इसी वजह से थोड़ा सा इसमें रिजेक्शन का प्रॉब्लम भी रहा। मोर ओवर जो इसके बाद में, ये तो 1913 की बात थी, 1913 के बाद में जो और डिस्कवरीज हुई और जो इन्वेंशंस हुए और जो स्टडीज हुई, उनके बारे में भी इनके पास कोई आंसर नहीं था, जो थे डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को भी एक्सप्लेन करने में इट वॉज अनसक्सेसफुल। सो दैट इज ऑल अबाउट बोहर मॉडल एवरीवन, और कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे डिस्कस करूंगी, शेयर करूंगी इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।